जाके बेचें। अब अगर ये बिल इतना अच्छा है तो फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो सारी बात आ जाती है गवर्नमेंट की इंटेंशन पे। फार्मर्स को ये लग रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके गवर्नमेंट जो एमएसपी का बर्डन है उससे पीछा छुड़वा रही है। दूसरी दिक्कत इसमें यह भी हो सकती है कि जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे तो एपीएमसी मंडी को नुकसान होगा, और कोई भी मंडी नुकसान में नहीं रन करेगी। तो ये भी माना जा रहा है कि जब 3-4 साल ये प्राइवेट कंपनीज बहुत अच्छा रेट देंगी, जब एपीएमसी मंडी डेड हो जाएंगी तो प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी। जब बीएसएनएल के पैरेलल में एयरटेल और आइडिया आए थे तो लोगों को लग रहा था कि उनको एक बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया है, और जब बीएसएनएल डेड हो गया तो एयरटेल और आइडिया ने मन चाहे रेट लिए। फिर यही सेम चीज जियो ने एयरटेल और आइडिया के साथ करी। शुरू में इंटरनेट फ्री दिया और बाद में फिर उसका चार्ज लिया, और आज की डेट में एयरटेल और आइडिया दोनों ही लॉस में है। गवर्नमेंट स्कूल के पैरेलल में भी जब प्राइवेट स्कूल आए थे तो सेम चीज हुई थी, लेकिन आज जब गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना नहीं चाह रहा तो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब दूसरा बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। जैसे कि इसके नाम में ही क्लियरली मेंशन है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि फार्मर और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होगा। फार्मिंग के अंदर जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो प्राइस कम होता है, और जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्राइस ज्यादा होता है। अब किसान कोई एनालिस्ट नहीं है जो ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सके, तो इसलिए उसको कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इस बिल के आने के बाद अगर फार्मर इन सब चीजों से बचना चाहता है तो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी से, जिसमें पहले से ही रेट डिसाइडेड होगा। इसमें प्राइवेट कंपनीज किसान को बताएंगी कि उनको कैसी फसल चाहिए, और लैंड प्रिपरेशन हो गया, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, वेयर हाउसेस, इन सारी चीजों में मदद करेंगी। अब इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि फसल पूरी होने से पहले ही कोई कंपनी लॉस में आके अगर बंद हो गई या दिवालिया हो गई तो उस केस में किसान का क्या होगा, या जैसी फसल एक कंपनी चाहती है वैसा प्रोडक्शन ना हो तो उस केस में क्या होगा। देखिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, और लीगल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डिस्प्यूट होते हैं, और कोर्ट के अंदर एक किसान का इतने बड़े बिजनेस जाइंट के सामने खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। अगर एक 6-7 हजार के आप वकील को राम जेठमलानी के सामने लाके खड़ा कर दोगे तो फिर सही गलत की चीजों का कुछ फर्क रह नहीं जाता। अब इसमें दूसरी दिक्कत तो ये आ रही है कि शुरू के 3-4 साल तो कंपनीज अच्छे रेट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और एक बार जब एपीएमसी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा तो फिर कंपनीज अपनी मनमानी करेंगी। तो फार्मर्स ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर एमएसपी भी ऐड हो जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसके अंदर एमएसपी ऐड करेगी तो वो घूम फिर के वहीं खड़ी हो जाएगी जिस चीज से वो बचना चाह रही थी। अब तीसरा और आखिरी बिल है द एसेंशियल कमोडिटी बिल। ये कोई नया बिल नहीं है, ये 1955 में आया था ये बिल, और इस बार इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो पहली चीज तो ये बिल आया ही क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? तो इस बिल को लाया गया था होर्डिंग को रोकने के लिए, यानी कालाबाजारी को रोकने के लिए। ये बिल कहता है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते। अब जरूरत की चीजें क्या है, इनकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, एक लिस्ट है जिसमें से गवर्नमेंट ऐड और रिमूव करती रहती है। जैसे कि मार्च 2020 में हैंड सैनिटाइजर और मास्क को गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया था इस लिस्ट में, और फिर 1 जुलाई 2020 को इस लिस्ट से इसको हटा दिया था। जैसे ही इस लिस्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट आता है तो सारा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। अगर आज की डेट में पूरे मार्केट से कोई आलू उठा के स्टोर कर ले तो अचानक से आलू के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर अपने मन मुताबिक वो आलू को बेच सकता है जैसे चाहे वो। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आएगी और आलू को उठा के एसेंशियल लिस्ट में ऐड कर देगी। जैसे ही आलू एसेंशियल लिस्ट में ऐड होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा आलू के ऊपर, और जो भी उसको स्टोर करेगा उसको जेल होगी। गवर्नमेंट ने इस नए बिल में क्या किया है कि अनाज, दाल, आलू, प्याज, ऑयल, ये सारी चीजें एसेंशियल लिस्ट से बाहर कर दी हैं, और कहा है कि दोबारा इनको एसेंशियल लिस्ट में तभी डालेंगे जब कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, या अचानक से प्राइस हाई हो जाता है। गवर्नमेंट का कहना है कि इन सारी चीजों से किसानों को सही प्राइस मिलेंगे। और अगर आप नोटिस करें तो जिस दिन से एसेंशियल लिस्ट में से सारी चीजें हटाई गई हैं उस दिन से इन सब के रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करे, कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करे इन सबको स्टोर करने के लिए। तो इसका जो असली फायदा है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही उठाएंगे, इन सारी चीजों को स्टोर करके आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे। तो ऐसा क्या रीजन है कि पंजाब और हरियाणा में ये प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहे हैं? तो पहली चीज तो यह है कि दोनों स्टेट की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। दूसरी चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर साल गेहूं और चावल बल्क में खरीदती है। हरियाणा 60% से ज्यादा प्रोडक्शन करता है बासमती राइस का, और पंजाब ऑल ओवर इंडिया में 2/3 से ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बल्क में गेहूं और चावल खरीदती है तो स्टेट को 8.5% टैक्स देती है, जिसमें से 2.5% एपीएमसी मंडी को जाता है और 6% डायरेक्टली स्टेट के पास जाता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो लास्ट ईयर 3600 करोड़ रुपए मिले थे इसी टैक्स से, जो कि ये लोग यूज करते हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देके फार्मर्स को इलेक्शन के टाइम पे। तो इस बिल के आने से अब वो चीज बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट को पता नहीं था कि कौन कौन से स्टेट में प्रोटेस्ट होंगे या किस लेवल के प्रोटेस्ट होंगे, कौन कौन पार्टी छोड़ सकता है। गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए ये बिल जून में कोविड के टाइम पे लाया गया। प्रॉब्लम यह है कि हर एक पार्टी को पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 15% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अगर मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर को हमेशा सेकेंडरी रखते हैं लोग। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम यह भी रहती है कि 45% पॉपुलेशन इंडिया की डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है,
और 15% इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी कि कोई ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई पेस्टिसाइड बना रहा है, तो 58% लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और जब इतना बड़ा वोट बैंक इन्वॉल्व होता है किसी चीज में, तो वहां से शुरू होती है पॉलिटिक्स। आप नोटिस करेंगे किसान इनके मैनिफेस्टो में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके रियल एजेंडा में नहीं रहता। जब से देश आजाद हुआ और जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सबने एक ही राग आलापा है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया, पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस दिला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़ के बाहर जॉब करने गए हैं, जिनका परिवार आज भी खेती में लगा है, वो कच्चे मकान में रह रहे हैं आज भी। सबसे ज्यादा किसान के बच्चे फौज में जाते हैं। एक लग्जरी कार खरीदने आप अगर जाएंगे तो 7.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। वहीं एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है और उसको लोन कराना है तो 17% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। एवरेज लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर 1.1 हेक्टेयर। अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो उसमें से 27 कुंटल गेहूं निकलता है 6 महीना खून पसीना बहाने के बाद। जो करंट रेट चल रहा है वो है 1925 रुपए पर कुंटल, जो गवर्नमेंट ने एमएसपी पे डिसाइड कर रखा है। तो उस हिसाब से एक किसान की 6 महीने की इनकम हो गई 51,975 और मंथली इनकम हो गई 8,662 और एक दिन की इनकम हो गई 288। और ये एक जने की इनकम नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व होता है, तो ये पूरे परिवार की इनकम है। इससे ज़्यादा पैसा अगर एक इंसान किसी रेलवे के जंक्शन में जाए और सिर्फ 4 ट्रेनों के अंदर चढ़ जाए और वो मांगना चालू करे तो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। जब से देश आज़ाद हुआ है, किसान की इनकम 19% बढ़ी है। मतलब आज़ादी के टाइम पे अगर वो 100 रुपये कमा रहा था तो आज की डेट में वो 119 रुपये कमा रहा है। वहीं एक एमपी की सैलरी 280% बढ़ी है। और अगर एक एक्स एमएलए एक्स एमपी बनता है तो वो 2-2 बार पेंशन उठाता है। एक एमपी का अगर आप सैलरी ब्रेकअप देखोगे तो पूरे साल भर में उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो 40 लाख रुपए लगती है। मैं इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कॉस्ट लगती है उसकी बात कर रहा हूँ। और जिस रेट कार्ड में इनके कैंटीन में सामान मिलता है, पूरे इंडिया के अंदर वो रेट कार्ड में आपको सामान नहीं मिल सकता। जबकि उस रेट कार्ड की असली जरूरत तो एक किसान को है, ना कि करोड़पतियों को। करंट एमएसपी अगर आप मक्के की चेक करेंगे तो 1850 रुपए पर कुंटल है। अगर वहीं मैं केजी में बात करूं तो 18 रुपए 50 पैसे पर केजी है। और आप मार्केट में रेट चेक करेंगे तो 480 रुपए पर केजी, और थोड़ा सा अगर फ्लेवर्ड में आप जाएंगे तो 700 रुपए पर केजी है। तो ये जो डिफरेंस है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि बीच में कितना बड़ा मुनाफा छुपाया जा रहा है। ये